मित्रों, आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी कॉल लेकर। यह कहानी मैंने अगस्त 2008 में लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी कॉल। जाने क्यों पापा इन दिनों अंधेरे में बैठे रहते हैं। मौका मिलते ही वे घर के दाएं कोने में बने कमरे में चले जाते हैं। इस कमरे में बिना ट्यूब गुप्त अंधेरा रहता है। वहां जाकर कमर के पीछे 2 तकिए लगाकर बैठे रहते हैं अथवा फिर बेड पर घंटों लेटे रहते हैं। न जाने वे ऐसा क्यों करते हैं। नींद उन्हें रात में भी नहीं आती, फिर दिन में सोने का तो प्रश्न ही नहीं है। कमरा बंद करते समय हिदायत और देते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। वैसे तो पापा कमरा बंद करने का पूरा ध्यान रखते हैं, पर कभी चूक भी जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कमरा बंद किए बगैर बेड पर जाकर बैठ गए। जाने किस धुन में थे। उस दिन मैंने पापा को देर तक बेड पर बैठे देखा। वे एकटक सामने वाली दीवार देखे जा रहे थे। देखते देखते कभी ओठों से बुदबुदाने लगते, फिर यकायक चुप हो जाते। उनकी चमकती हुई आंखें कभी मायूसी, कभी मजबूरी तो कभी गंभीरी से भरी हुई लगती। कहीं पापा दार्शनिक तो नहीं हो गए। ना बाबा ना, भगवान पापा को और कुछ बनाए, दार्शनिक ना बनाए। सुना है दार्शनिक अजब गजब हरकतें करते हैं। कभी 2 अलग रंग के मोजे पहनकर घर से निकल जाते हैं तो कभी 2 अलग तरह के जूते, कभी स्वेटर उल्टा पहन लेते हैं तो कभी बनियान, कभी पैंट की जिप तक लगाना भूल जाते हैं। कुछ अन्य सड़क पर चलते चलते यकायक रुककर चांद तारों को देखने लगते हैं। मेरा एक सहपाठी बता रहा था कि एक दार्शनिक को बादलों के साथ चलने का चस्का लग गया। बाद में पता चला कि वह बादलों पर रिसर्च कर रहा था। 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। अनेक दार्शनिक कवि कथाकार बन जाते हैं। वे सपने में भी कथा कविताएं बुनते हैं। सुना है वे कोमल हृदय के होते हैं एवं जरा सी प्रशंसा से भाग भाग हो जाते हैं। समाज से इनका कोई लेना देना नहीं। सड़क पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अजायबघर से आए हों। कभी मुख पर दाढ़ी तो कभी सपाट गंजे। आम जनता इन्हें घर फूंक तमाशा देखने वाला कहती है। इनका बस चले तो ये खुद की झोंपड़ी फूंक कर हाथ ताप ले। हे प्रभु, पापा को ऐसा प्राणी तो कतई न बनाना, बेचारी मम्मी पर आसमान गिर जाएगा। पापा कमरे में होते हैं तो कई बार विचित्र आवाजें आती है। वैसे तो पापा पहले भी जवाई लेते समय राम बोलते थे, लेकिन इन दिनों अक्सर हे राम बोलते हैं। यही नहीं, यह हे राम बोलना तादाद में पहले के राम बोलने से 10 गुना हो गया है। जहां पहले राम बोलने के साथ वे धीरे से मुस्कुराते थे, हे राम बोलते समय पापा ऐसे लगते हैं मानो 50 फीट गहरे कुएं में खड़े हों। कहीं पापा को महात्मा बनने की तो नहीं लग गई। मैं 17 वर्ष का हूं। जब से होश संभाला है, उन्हें अनेक बार मम्मी को कहते हुए सुना है, ज्यादा परेशान किया तो साधु बन जाऊंगा। मम्मी कौन सी कम है, वो भी सीधा जवाब देती है, हर बार धमकी दोगे या कभी बनोगे भी। कंदराओं में घुसकर लंगोट कसना सरल काम है क्या? एक बार भी मिलना आई तो तुरंत साथ हो लोगे। यह सब सुनकर पापा सर धुनने लगते। उन्हें हारा हुआ देख मम्मी एक और तीर डालती, अरे जब मेनका को देखकर विश्वामित्र जैसे तपस्वी की लंगोट हिल गई तो तुम किस खेत की मूली हो। पापा की स्थिति तब खिसियानी बिली खंबा नोचे वाली होती। कभी कभी पापा के कमरे से विशेषतः इन दिनों सुबक सुबक रोने की आवाजें तक आती है। अनेक बार लगता है जैसे वे खुद से बतिया रहे हों। यह आवाजें स्पष्ट तो नहीं होती, पर लगता कहीं गहरी घुसपुस चल रही है। इन दिनों पापा कभी गमगीन गीत तो कभी उदास शायरी भी दागते रहते हैं। एक बार मम्मी रसोई में खड़ी थी तो चुपचाप उसके समीप आकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद मम्मी फुसफुसाई तो गालिब का शेर झड़ दिया, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। बाप रे, कहीं पापा को इश्क तो नहीं हो गया। लेकिन ये कैसे संभव है? पापा शादीशुदा है, इज्जतदार है, फिर मम्मी पापा का इतना ध्यान रखती है, फिर वे क्यों फिसलेंगे? इस उम्र में इश्क? सुना है इश्क मुश्क ऐसा रोग है जो किसी उम्र में लग जाता है। ऐसे होने पर आदमी सुध-बुध भूल जाता है। धरती पर चलते हुए उसे आसमान में उड़ने का एहसास होता है। मैंने ऐसे कई सीरियल्स देखे हैं जहां बुढ़े नवयौवनाओं को फांस लेते हैं। हे प्रभु, ऐसा हरगिज मत करना, मम्मी बर्बाद हो जाएगी। मैं भी क्या गुड़मुड़ सोचने लग गया। निश्चय ये मात्र मन का वहम है। मम्मी ने क्या कच्ची गोलियां खेली हैं? ऐसा होता तो हाथ खर्चे में इजाफा कर मुझसे जासूसी नहीं करवाती। कहीं पापा पागल तो नहीं हो गए? लोग कहते हैं वे जीनियस हैं, लेकिन कई अन्यों से मैंने यह भी सुना है कि अति बुद्धिमान कभी ऐसी हरकतें करते हैं
कि पागल भी पीछे छूट जाते हैं। अधिक पके घड़ों में ही पतली क्रेक जैसी रेखाएं दिखती है। गत माह मित्र मनीष के घर गया तो उसके पापा मेजर बक्सी अपने एक मित्र को हंसकर कह रहे थे, एवरी जीनियस हैज टिपिकल इडियोसी, अर्थात हर बुद्धिमान के दिमाग के किसी कोने में मूर्खता बैठी होती है। तब मनीष की मम्मी जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी खिलखिलाकर बोली, दोनों एक दूसरे का परिचय दे रहे हो क्या? कमरे में तब हंसी के ठहाके गूंज उठे थे। बाहर से आए मेजर बख्शी के मित्र की बीवी तो यह सुनकर भाग भाग हो गई। ओह, मैं भी कितना बुरा हूं। कम से कम मुझे तो पापा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी कौन सी जरूरत है जो उन्होंने पूरी नहीं की? मन महसूस कर भी हर आवश्यकता पूरी की है। मेरी ही क्यों, बड़ी बहन सुप्रिया को भी पापा से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हमें तो आटे दाल का भाव तक नहीं मालूम, कैसे घर चलता है पापा जाने। समय पर खाना मिल जाता है, ड्रेसेस मिल जाती है, पॉकेट मनी मिल जाती है, और क्या चाहिए। अनेकों बार पापा दिशाटन पर ले गए हैं। एम रेस्टोरेंट में जाने की तो गिनती भी नहीं हो सकती। मम्मी जरा सी थकी होगी कि पापा कहते हैं आज सब रेस्टोरेंट चलेंगे। मैं और सुप्रिया तो मनौती मनाते हैं कि मम्मी थकी रहे हमारी बला से। हमें तो रेस्टोरेंट जाना ऐसा लगता है मानो जन्नत में पहुंच गए हों। वहाँ मेन्यू पर सबसे पहले मैं ही लपकता हूँ। मम्मी आंख दिखाती है तो पापा हंसकर कहते हैं, जवान बच्चे हैं, इनकी पसंद का खा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। पापा की ऐसी बातें सुनकर मेरी छाती फूल जाती है। तब मैं यही सोचता हूँ कि आसमान का छोर मिल सकता है, पापा की उदारता का नहीं। सचमुच मेरे पापा आसमान से ऊंचे एवं समुद्र से गहरे हैं। पापा कभी क्रोध नहीं करते। सभी यही कहते हैं, माथुर साहब जैसा सौम्य व्यक्ति शायद ही मिले। पापा की यूं तारीफ सुनकर मेरे आंखों की चमक दुगनी हो जाती है। पापा को आखिर कुछ तो हुआ है, कोई तो चिंता है जो दीमक की तरह खाई जा रही है, वरना यूं सबको छोड़ तनहा बैठने के मायने क्या हैं? यह भी हो सकता है उनके विभाग में कोई दिक्कत हो। पर ऐसा होता तो पिछले माह डिनर पर आए उनके बॉस ये क्यों कहते, माथुर जैसा वर्कर मैंने आज तक नहीं देखा, इसे कोई भी काम देकर निश्चिंत हो जा सकता है। स्टाफ ही नहीं, ग्राहक भी इन्हें सर आंखों पर रखते हैं। पापा की ऐसी तारीफ सुनकर मम्मी की आंखें गीली हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं पापा की तनख्वाह कम हो? कुछ समय पहले मम्मी पापा से कह भी रही थी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ चली है, अनाज दालें सभी महंगी हो गई हैं, बच्चों की फीसें कपड़े सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारे तो 2 बच्चे हैं, आपकी तनख्वाह भी ठीक है, जैसे तैसे काम चल जाता है। गरीब आदमी कैसे जीता होगा? वह तो निवाले से पहले मजबूरी घटकता होगा। यह कैसा देश है जहाँ कुछ लोगों के पास इतनी दौलत है कि खाना देखकर उपकी आती है तो कुछ बिना पेट की आग बुझाए सो जाते हैं। पापा ने तब मम्मी का तर्क यह कहकर पुरजोर किया, इन बड़े बड़े उद्यमी एवं व्यवसायियों की करतूतें तो देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, आलीशान बंगलों में रहेंगे, 10 ताबेदार सेवा में खड़े हैं, लाखों रुपयों की काली कमाई छुपाएंगे, पर कर्मचारियों को देने के नाम पर इन्हें सांप सूंघ जाता है। बोनस तक रिसा कर यूं देते हैं जैसे एहसान कर रहे हों। अनेक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पीएफ तक घटक जाते हैं, उनके नाम तक पेरोल पर नहीं। कंपनी के सीएम बड़े अधिकारी सारी समस्याओं को समेट लेते हैं, प्रशासन इनकी मुट्ठी में है, तभी तो मोटी पगार पाते हैं। यह कहते हुए पापा मम्मी के समीप आए एवं उसके दाएं कंधे पर हाथ रखकर बोले, तू चिंता मत कर, मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तुम सब तो बीमे की रकम से ही पल जाओगे। हाथी की तरह मैं भी जिंदा लाख का, लेकिन मरूं तो 1.25 लाख का हूं। इतना कहकर पापा खिलखिलाकर हंसने लगे। मम्मी तब बिफर कर बोली, मरे तुम्हारे दुश्मन। यह भी हो सकता है कि पापा को हमारी पढ़ाई की चिंता हो। माँ बाप से बढ़कर बच्चों का शुभ चिंतक कौन हो सकता है? लेकिन मैं और सुप्रिया तो सदैव अव्वल रहते हैं। मैं इंजीनियरिंग के 3रे साल में हूँ एवं सुप्रिया 6 माह बाद लॉ ग्रेजुएट बन जाएगी। उन्हें कम से कम हमारी पढ़ाई की चिंता तो नहीं करनी चाहिए। पापा के एक मित्र डॉक्टर सुधीर भार्गव वर्षों से हमारे यहाँ आते हैं। स्थानीय सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक है। पिछले वर्ष मैंने उन्हें पापा को कहते हुए सुना था, माथुर औलाद हो तो तेरे जैसी, हर बार अव्वल। मेरी तो आधी समस्या मेरे बच्चे हैं, पढ़ाई के नाम से उनका सर दुखने लगता है। गनीमत है पास हो जाते हैं, भगवान तेरे जैसी संतानें सबको दे। यह भी हो सकता है पापा सुप्रिया के विवाह को लेकर चिंतित हो। इन दिनों मम्मी सुप्रिया को लेकर पापा से गुपचुप बतियाती रहती हैं। दोनों इतनी कुशलता से बातें करते हैं कि कान ऊंचे करने पर भी जरा नहीं सुनाई देता। अनेकों बार ओपन डिस्कशन भी होता है, लेकिन तब हम सभी ड्राइंग रूम में होते हैं।
अभी कुछ समय पहले ही तो पापा मम्मी से कह रहे थे युग बदल गया, किसी जमाने में हाथ भर घूंघट निकालने वाली छोकरियां डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर तक बन गई, लेकिन समाज की प्रथाएं जस की तस है। मांगते कोई नहीं पर छोड़ता कौन है। मैं तो दहेज लोभी को बेटी कत्तई न ब्याहूं। तब मम्मी पापा का हाथ पकड़कर उसी गुप्त अंधेरे वाले कमरे में ले गई। देर तक दोनों जाने क्या बतियाते रहे। कमरे से वापस बरामदे में आए तब दोनों मुस्कुरा रहे थे। उनकी अबूझ मुस्कुराहट मेरी उलझन बन गई। कहीं सुप्रिया के इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? डॉक्टर श्रीकांत के साथ कई बार रेस्टोरेंट जाते हुए मैंने उसे देखा है। कहीं पापा अवसाद का शिकार होकर खूसट तो नहीं हो गए? क्या मालूम। पिछले अनेक वर्षों का इतिहास तो यही बताता है कि पापा खूसट नहीं है। सुबह डाइनिंग टेबल पर हम अक्सर साथ होते हैं। वाद विवाद के लंबे दौर चलते हैं। अनेक बार तो हंसी की फुलझड़ियां फूट जाती है। किस विषय पर चिंतन नहीं हुआ इस टेबल पर? राजनीति, इतिहास, फिल्में एवं अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं तक पर हमने गहन डिस्कशन किया है। पापा कहते हैं घर की डाइनिंग टेबल से बड़ी कोई क्लास नहीं। पारिवारिक बातचीत में इंसान जितना सीखता है उतना अन्यत्र नहीं सीख सकता। हाँ, यह बात अवश्य है, पापा नई पीढ़ी की राय से इत्तेफाक रखते हैं, इसलिए बहस थोड़े में सिमट जाती है। मम्मी परंपरावादी है। एक बार मम्मी ने प्रसंग छेड़ा कि अरेंज्ड मैरिज लव मैरिजेस से अधिक टिकाऊ है, तो मैं एम सुप्रिया मम्मी के विरुद्ध लामबंद हो गए। आश्चर्य, उस दिन पापा ने हमारा ही पक्ष लिया। मम्मी की ओर देखकर बोले, शोभा, बच्चे ठीक कहते हैं, अरेंज्ड मैरिज की ही असफलता दर अधिक है। वैवाहिक सफलता का आधार मात्र उसका टिकाऊ होना नहीं है, मुख्य मुद्दा तो यह है कि दंपति में प्रेम एवं समझ बनी या नहीं। इस मायने में लव मैरिजेज ज्यादा ठीक है। ऐसे विवाह सामाजिक कुप्रथाओं को भी बहुत हद तक विराम देते हैं। निसंदेह सड़ सड़ कर समझौता करने की बजाय स्वातंत्र्य एवं मस्ती से जीना अधिक सुखकर है। उस दिन सबको एक पाले में देख मम्मी उठकर रसोई में चली आई। तब पापा मुस्कुराते हुए पीछे पीछे आए। मम्मी का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे मेरे जीवन का विश्लेषण करें तो अरेंज्ड मैरिज ही ठीक है। मेरे जीवन की बगिया तो तुम्हारी प्रेम गंध से ही महकी है। तब मम्मी ओठ दबाकर बोली, हटो भी, बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे गर्व है कि मुझे पापा जैसे पिता एवं ऐसी स्नेहिल माँ मिली। हमें तो पता ही नहीं चला तकलीफ किस भला का नाम है। दोनों गुपचुप सभी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। दोनों के बीच गजब अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे को इशारों में समझ लेते हैं। इतना होते हुए भी कुछ तो है कि पापा इन दिनों बदले हुए हैं। मम्मी भी इन दिनों गंभीर दिखाई पड़ती है। कभी कभी तो लगता है रो पड़ेगी, लेकिन आंसू नहीं टपकते। जानने का प्रयास करता हूं तो चिढ़कर कहती है, हर बात बताना जरूरी है क्या? पापा इन दिनों कुछ दवाइयां भी लेते हैं। सुप्रिया ने मम्मी से पूछा तो बोली, इन्हें गैस की बीमारी है, भार्गव अंकल ने देख लिया है, कोई खास बात नहीं है, इस उम्र में अधिकांश को यह बीमारी होती है। मम्मी के उत्तर से मुझे एवं सुप्रिया को राहत मिली है। सुप्रिया ने मुझे बताया है कि कल डॉक्टर श्रीकांत पापा मम्मी से मिलने आ रहे हैं। वैसे तो वे घर आने में संकोच करते हैं, पर पापा ने बुलाया है तो अवश्य आएंगे। डॉक्टर श्रीकांत आए तो दोनों उसी अंधेरे वाले कमरे में देर तक बतियाते रहे। इस दरमियान मैं, मम्मी एवं सुप्रिया ड्राइंग रूम में बैठे रहे। डॉक्टर श्रीकांत कमरे से बाहर आए तो मैंने कुछ देर हमारे साथ बैठने का अनुरोध किया, पर वे नहीं माने। शायद उन्हें कहीं जाना था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, आज एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, कुछ दिन बाद तसल्ली से मिलूंगा। मैं एवं सुप्रिया उन्हें जब गेट पर छोड़ने आए तो सुप्रिया ने कनखियों से पूछा, पापा से क्या बात हुई? डॉक्टर श्रीकांत इसका उत्तर चतुरता से टाल गए। मैं क्यों बताऊं, खुद पापा से पूछ लो। आश्चर्य, इसी माह की 26 तारीख यानी मात्र 20 दिन बाद सुप्रिया का विवाह है। यकायक पापा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या सुप्रिया ने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि विवाह अपरिहार्य हो गया? खुदा जाने, मुझे कोई बताता भी तो नहीं। दीदी की शादी धूमधाम से हो गई है। कितने रिश्तेदार विवाह में आए। अपनों से मिलने का आनंद अद्भुत है। काम के मारे पापा की सांस फूल गई, मगर मन में उत्साह हो तो उम्र बौनी हो जाती है। सुप्रिया की विदाई पर पापा, मम्मी और मैं बिलख पड़े। पापा की दशा ऐसी थी मानो श्रीकांत सुप्रिया के साथ उनके प्राण ले जा रहा हो। अब घर में मैं अकेला रह गया हूं। सुप्रिया थी तो उससे जब तब झगड़ता रहता था, अब मन मसोसता रहता हूं। दीदी एवं जीजाजी एक माह के हनीमून पर स्विट्जरलैंड निकल गए हैं। सुप्रिया की शादी हुए 10 रोज बीत चुके हैं। शादी का सारा कार्य निपट चुका है, लेकिन यह क्या, पापा ने फिर वही पुरानी आदत पकड़ ली है।
पुनः उस कमरे में जाकर लेटने लगे हैं। इन दिनों मम्मी भी कई बार उनके साथ जाने लगी है, आज भी भीतर ही हैं। अजब व्यवहार है, मैं तो निपट अकेला रह गया, बस बाहर बैठा कुड़ता रहता हूं। अब दोनों मिलकर मेरे ब्याह की व्यू रचना तो नहीं कर रही। यकायक मम्मी ने दरवाजा खोला और बोली, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मैं पापा के पास आकर बैठ गया हूं। मम्मी उठकर रसोई में चली गई है। पापा की आंखों में आज प्रेम का दरिया उमड़ आया है। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कह रहे हैं, तुमने शादी में बहुत काम किया, अब तू बड़ा हो गया है, घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां संभाला कर, तेरी माँ को राहत मिलेगी। सुप्रिया के जाने के बाद वह भी अकेली हो गई है। इतना कहकर उन्होंने तकिए के नीचे से 2 एयर टिकट निकाले और मेरे हाथ में देते हुए बोले, तुम्हारी हवाई यात्रा की बहुत इच्छा थी, कुछ रोज चाचा के यहाँ दिल्ली हुआ, मैं भी 15 रोज के लिए मुंबई जा रहा हूँ। तुम्हारी मौसी इस बार कसम देकर गई है कि शादी की थकावट मिटाने हम उनके घर मुंबई ही आए। आने जाने के हवाई टिकट तक बनवा दिए हैं। कल तू दिल्ली के लिए और हम दोनों मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। तू आएगा तब तक सुप्रिया भी आ जाएगी। मेरी बाँछें खिल गई। चाचा के यहाँ इतने दिन यानी मस्ती ही मस्ती। मैंने आनंद फानंद लगेज तैयार कर लिया है। मैं मन ही मन फुसफुसाया हूँ, पापा आप महान हैं। चाचा के यहाँ 2 सप्ताह पलक झपकते बीत गए। अब मात्र 5 दिन बचे हैं। आज रोज पापा से बात करने की इच्छा हुई तो घर फोन किया। उधर मम्मी ने फोन उठाया एवं बोली, पापा सो रहे हैं, सब ठीक है, तू समय पर आ जाना। सुप्रिया भी उसी दिन आ रही है। तेरी फ्लाइट सुबह 7 बजे पहुंचेगी, उनकी फ्लाइट आधा घंटा बाद आती है, उन्हें साथ लेकर ही आना। मैं, जीजाजी एवं सुप्रिया एयरपोर्ट पर खड़े हैं। पहली बार मैं दीदी एवं पापा मम्मी से इतने समय तक दूर रहा। अब घर पहुंचने की उतावली हो रही है। मैं टैक्सी की ओर बढ़ ही रहा था कि मोबाइल की घंटी बजी। भार्गव अंकल का फोन था। कह रहे थे, आज तड़के तुम्हारे पापा ने दम तोड़ दिया। दिल्ली सूचना भेजी तब तक तुम निकल चुके थे। मैं जड़ हो गया, सारा चेहरा आंसुओं से नहा गया, सब पर मानो वज्रपात हुआ। मैंने सैम को संभाला एवं अंकल से पूछा, यकायक ऐसा क्या हो गया अंकल? पापा तो ठीक थे। पापा ठीक नहीं थे बेटा, उनके लिवर में गत 6 माह से अग्रिम स्टेज पर कैंसर था, बचना नामुमकिन था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं अंकल? मैंने रोष प्रकट किया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी बीमारी के बारे में तुम्हें एवं सुप्रिया को नहीं बताया जाए। यह भेद मैं, तुम्हारी मम्मी एवं डॉक्टर श्रीकांत ही जानते थे। तुम ही बताओ, क्या हम तुम्हारे पिता को इस हालत में दिया कॉल तोड़ देते? मैंने जीजाजी की ओर देखा। उनकी भीगी आंखें इस निर्मम सत्य पर मोहर लगा रही थी। सुप्रिया तो यह सुनकर सख्ते में आ गई। वह खड़े खड़े कांपने लगी। हम घर पहुंचे तो पापा की लाश बरामदे में पड़ी थी। मम्मी पास ही बुत बनी बैठी थी। धीरे धीरे मैं पापा के पास आया एवं बदहवास उनके चरणों में गिर पड़ा। मैं चीख रहा था, पापा आपने ऐसा क्यों किया? क्या बच्चों को सेवा का हक भी नहीं? जवाब दो पापा, आप बोलते क्यों नहीं? मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। यकायक मुझे लगा 2 अदृश्य हाथ मेरे सर को छूकर कह रहे थे, कोई भी पिता जीते जी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। मैं फिर ऐसा क्यों करता? धन्यवाद।